Students, you are again welcome in Biome, Academic and Spiritual Science classes. Dear students, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के तीसरे लेक्चर में शामिल हैं आपकी सेवा करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, आज का जो चैप्टर है उसकी हेडिंग है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो शब्द पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पे जो वर्ड ये फ्लावरिंग प्लांट्स यूज किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है सीडेड प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है सीडेड प्लांट्स, ऐसे पौधे जिसमें बीज उत्पन्न होता है। और कैसा बीज? ऐसा बीज जो फ्रूट कार्प से, फल की भित्ति से घिरा हो, इसलिए ऐसे प्लांट्स को एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ऐसे सीड जो फ्रूट कार्प से न घिरे हों अर्थात नेकेड हों, ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक, तो द प्लांट दैट हैव फ्लावर एंड इफ इट्स सीड्स आर कवर्ड विथ देयर फ्रूट कार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प एंड, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। अब उसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 2 में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया गया है उसके जरा फीचर को आप याद कीजिए। उसमें पहला फीचर था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा बाई पेरेंटल होता है, दो जनकी होता है, यानी दो जनक, दो पेरेंट इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह, इसमें दो जनक कहाँ हैं, वो दो पेरेंट कहाँ हैं? अगर दो पेरेंट नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कहाँ, कैसे होगा? तो आइए आपको दिखाएं कि वो जनक कहाँ हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो जो दो पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल नेचर के, वो फ्लावर में ही होते हैं। इसीलिए फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो क्या हुआ कि हमारे लिए फ्लावर का कुछ भी इंपॉर्टेंस हो, हम उसको प्रेम के इजहार के लिए किसी को रिप्रेजेंट करें, या ईश्वर को, किसी को खुश करने के लिए गजरों में बना गूंथ करके किसी का स्वागत श्रृंगार करें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक प्लांट्स के लिए फ्लावर का इंपॉर्टेंस यही है कि वह उसका रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। अब आप, नाउ यू कैन प्रिज्यूम, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम किसी प्लांट से किसी फूल को प्लक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हम कितना बड़ा अपराध करते हैं उस प्लांट के लिए, यानी उसके रिप्रोडक्टिव आर्गन को ही हम उससे डिटैच कर देते हैं, जिसके द्वारा न जाने कितनी वो प्रोजनी, कितने संतानों, कितनी ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता, लेकिन उस फूल के माध्यम से उसको हम डिटेक्ट कर देते हैं, इतना बड़ा अपराध करते हैं। इसलिए फूलों को तोड़ने से पहले एक बार उन पौधों से जरूर पूछना चाहिए कि क्या मैं ऐसे अपराध के लिए आप मुझे अनुमति देंगे? यस डियर स्टूडेंट्स, तो आइए पॉइंट पे आइए। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक, तो जब इतना हम जान गए तो ये क्या होता है? फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आइए उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में जरा हम उस दो पेरेंट को सर्च करें जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यस डियर स्टूडेंट, देखिए, तो फ्लोरल पार्ट्स में क्या होते हैं? फ्लावर में एसेसरी पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एसेसरी पार्ट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट को सपोर्ट करने वाले, हेल्प करने वाले फ्लावर के कौन कौन पार्ट होते हैं? तो सबसे बाहर कैलिक्स होता है। कैलिक्स क्या होता है? यूनिट ऑफ सेपल्स। यहां देखिए, ये कैलिक्स है, ये सेपल है। इस तरह से फ्लावर में कई सेपल मिल करके क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है कोरोला। कैलिक्स, बेटा ध्यान रखना, कैलिक्स क्या करता है? बड कंडीशन में, जब पुष्प जो है कलिका अवस्था में होता है, बड कंडीशन में होता है, तो ये कैलिक्स क्या करता है? ये कैलिक्स फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिलस होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फ्लोरल पार्ट्स को फूड सप्लाई करता है। ये इसका, और साथ साथ इंटरनल पार्ट्स जो
कोरोला है, एंड्रोशियम, गायनीशियम, ये सब की क्या करती है, इसका प्रोटेक्शन करता है, रक्षा करता है। दूसरा क्या है, कोरोला। कोरोला क्या होता है, यूनिट ऑफ पेटल्स। ये देखिए जो रेड कलर में दिख रहा है, ये पेटल्स हैं। जब कई पेटल्स होते हैं किसी फ्लावर में, पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। जनरली क्या होते हैं कि कोरोला या पेटल्स कलरफुल होते हैं। क्यों? पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जनरली जो नाइट में खिलने वाले फूल होते हैं वो सफेद होते हैं। क्यों? क्योंकि सफेद में, रात के समय में सफेद रंग इजिली विजिबल होता है, जिससे इंसेक्ट क्या करते हैं, उधर अट्रैक्ट होते हैं और उसमें पॉलिनेशन हो पाता है। तो ये इनका फंक्शन है। तीसरा है, अब बात आ गई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोशियम एक होता है, एंड्रोशियम ध्यान रखिएगा। ये जितने ब्लू कलर के यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम किससे मिलकर बनता है? एंड्रोशियम का यूनिट होता है स्टामेन। स्टामेन, स्टामेन, कई स्टामेन, फ्लावर में कई स्टामेन मिल करके एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स एंड्रोशियम वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक है, समूह को अबोध कराता है। कई स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं और उसमें से किसी एक यूनिट को स्टामेन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा, ध्यान रखो। यही फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पेरेंट होता है, यानी ऑर्गन होता है। और दूसरा क्या है, गायनीशियम। यहाँ देखिए जो ब्लैक कलर से यहाँ पे ये हनुमान जी के गधे जैसा दिख रहा है, ये क्या है, ये जो है गायनीशियम है। गायनीशियम भी समूहवाचक संज्ञा है, यानी कह सकते हैं समूह का बोध कराता है। किसके समूह का? पिस्टिल के। एक पुंकेसर और इस गायनीशियम का यूनिट क्या कहलाता है, इकाई कहलाती है पिस्टिल। यानी कई पिस्टिल मिलकर के गायनीशियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें कई गायनीशियम होते हैं, कई पिस्टिल होते हैं, कई पिस्टिल का गायनीशियम होता है। और अब तो ये फ्लोरल पार्ट्स के बारे में हो गए। अब हम लोग किसी फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेकर के उसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें ये मेल या फीमेल पेरेंट में से कोई भी एक पेरेंट एब्सेंट होगा। यदि मेल पिस्टिल या स्टामेन में से अगर कोई एक पार्ट एब्सेंट है तो वह फ्लावर इनकम्प्लीट भी कहलाता है, साथ ही साथ यूनिसेक्सुअल कहलाता है। जैसे पपाया है और वाटरमेलन है, ये यूनिसेक्सुअल हुए। और वहीं पर दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। जिसमें कि जैसे कि आपका ये मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मीन्स जिसमें वो लाल फूल जिसको अड़हुल का फूल कहते हैं, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि एक ही फ्लावर पर स्टामेन और पिस्टिल दोनों होता है। मस्टर्ड, सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ब्रेसिका नाइग्रा, ये क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल स्टामेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब आइए ध्यान रखिएगा, अगर फ्लावर का हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो ये क्या है, फ्लावर का वह ट्विन जिस पर जो मेन ब्रांच से अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, पेडुंकल कहते हैं। यह आगे डिस्क की तरह सा स्वेलन पार्ट जो है वो थैलमस कहलाता है, जिसपे सभी फ्लोरल पार्ट क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सबसे बाहर का जो पोर्शन होता है वो सेपल कहलाता है, सेपल के ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद जो है कोरोला का होल होता है, कोरोला पेटल से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके बाद इनर साइड में क्या होते हैं, स्टामेन्स होते हैं। यहाँ देखिए 3 स्टामेन, इधर 6 स्टामेन। तो 6 स्टामेन्स के ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये पिस्टिल है। अगर कई पिस्टिल होते हैं तो उसको हम गायनीशियम कहते हैं, लेकिन यहाँ अकेले है तो यह केवल अगर अकेले पिस्टिल ही है। इस प्रकार से ये क्या है, ये एक कंप्लीट फ्लावर है। ध्यान रखिएगा, इस फ्लावर में देखिए सबसे बाहर सेपल है, इसके बाद पेटल है, इसके बाद स्टामेन है, इसके बाद सबसे सेंटर में क्या है, पिस्टिल है। अगर इस प्रकार से थैलमस पर फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं और साथ ही साथ रेगुलर फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर यह ऑर्डर
डिसऑर्डर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, इरेगुलर फ्लावर कहेंगे। ठीक, ये सब आप आगे 11th के क्लास में इसको पढ़ेंगे, तो बेहतर है कि थोड़ा सा 11th में या 10th के स्टैंडर्ड में उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप शेयर करते चलिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब आइए, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, तो ठीक है, फ्लावर में भी दो पेरेंट हैं, एक पेरेंट मेल पेरेंट यहाँ पर स्टामेन है और फीमेल पेरेंट यहाँ पर पिस्टिल है। दूसरी बात क्या है, दूसरा कंडीशन क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है। ठीक, इस शर्त को देखिए कैसे पूरा होता है। अब आइए एक को देखें, ये जो स्टामेन है ना, स्टामेन का पहले फुल स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो स्टामेन का ये जो बेस वाला पार्ट है ये थैलमस में इम्बेडेड होता है, धंसा होता है, और ये सूत्र के आकार का भाग जो है फिलामेंट कहलाता है, और ऊपर जाकर के स्वेलन पार्ट हो जाए, ये कनेक्टिव है। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, दो लोब अटैच होते हैं। ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म में स्टामेन मोनोलोब्ड भी होता है और बाइलोब्ड। यहाँ पर बाइलोब्ड स्टामेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो लोब है, इस लोब के अंदर दो चैम्बर होते हैं, हर लोब में दो चैम्बर होता है। तो ये लोब जो है यही एंथर कहलाता है। यही इसी एंथर के अंदर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो एंथर है, एंथर क्या होगा, बाइलोब्ड है, तो इसमें क्या होंगे, 4 चैम्बर होंगे, दो इसके और दो इसके। ये कनेक्टिव टिश्यू है ये, और यहाँ पे एक चैम्बर ये, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर ये, चौथा चैम्बर ये जो 4 चैम्बर हैं यही क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोर माने पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन इसी चैम्बर में होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन इसी चैम्बर में होता है, इसलिए इस चैम्बर को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इसके आउटर सेल्स हैं, इसी में एक एक सेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेंसिस होगा, मीन्स मियोसिस डिवीजन होगा। और हम जानते हैं मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और हर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहां तक सब सेल में क्रोमोसोम डिप्लॉयड थे, लेकिन जब माइक्रोस्पोरोजेंसिस हो जाएगी तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, इससे जितनी भी रचनाएं बनेगी, एक स्पोर से 4, एक सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और सभी इसी के जैसे बनेंगे और सब हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अब यही स्पोर्स क्या होते हैं, बनने के बाद इसी स्पोरेंजियम में फिर वो मेच्योर होते हैं। अभी बाहर नहीं निकलेंगे, अभी वो मेच्योर होंगे। मेच्योर होने के बाद क्या होगा, इसका जो अंदर वाला शेल है, इसका अगर बड़ा सा रूप हम अगर देखें तो यहाँ पर ये फिगर होता है। ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग देख रही है, ये जो है क्या है, ये इनर वॉल है और ये बाहर की वॉल है। जो इनर वॉल है इसको इंटाइन कहते हैं। जनरली ये इंटाइन क्या होता है, पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनता है और इलास्टिक भी होता है। ठीक है, और लिविंग होता है। लेकिन इसके बाहर वाली जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। बेटा इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ सुपर जानकारी ले लीजिए, कुछ विशेष जानकारी ले लीजिए। ये जो एक्साइन, उसको एक्साइन कहते हैं, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो कि खुरदरी होती है। और यह एक्साइन एक विशेष प्रकार के बायोकेमिकल से मिलकर बनता है, जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सबस्टेंस होता है जिसे इस दुनिया का कोई भी एसिड बेस डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये विशिष्ट होता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो इंटाइन है, इस इंटाइन में हर जगह क्या होता है, स्पोरोपोलिन या एक्साइन की कवरिंग बराबर नहीं होती है। कहीं कहीं पे क्या होता है, ये गैपिंग कर जाता है। तो जहां गैपिंग करता है वहां पर एक पोर का फॉर्मेशन होता है। इस पोर को जर्म पोर कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, ऐसे प्लांट के स्पोर जिसमें एक ही जर्म पोर हो वह मोनोकॉटिलीडन होता है। यानी मोनोकॉट्स के जो स्पोर होते हैं या पोलन ग्रेन होते हैं उसमें एक ही जर्मपोर आपको मिलता है। जबकि जो डाइकाट होगा, डाइकाट के पोलन ग्रेन्स में आपको 2 या 2 से अधिक पोलन ग्रेन्स के जर्मपोर प्राप्त होंगे। आगे देखिए, फिर क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ये स्पोर क्या काम करता है,
क्या हो, माइटोटिक डिवीजन, सूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, एक बड़ा और एक छोटा। तो जो बड़ा सेल बनता है उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वो भी हैप्लॉइड होता है, और जो छोटा होता है वो जनरेटिव सेल होता है, जो छोटा होता है। तो यह वेजिटेटिव सेल हुआ, यह वेजिटेटिव सेल हुआ, यह जनरेटिव सेल हुआ, और यह वेजिटेटिव न्यूक्लियस हुआ, यह जनरेटिव न्यूक्लियस हुआ। अब इस अवस्था में जाके क्या कर होता है कि यह पोलन ग्रेन क्या करता है, अपने इस माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर को ब्रेक करके क्या करता है, बाहर स्प्रेड हो जाता है, एनवायरमेंट में फ्री हो जाता है। जब फ्री हो जाता है तो अब यह पॉलिनेशन के लिए फ्री हो गया। ठीक, तो यहां तक की स्टडी आप कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, फिर आगे कंडीशन क्या होगी, आगे कंडीशन ये हो, पोलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाता है तो क्या कहता है, अपने स्पोरेंजियम को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है और वाल ब्रेक कर जाती है और सभी स्पोर्स में से रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। इसके बाद वो वाटर के मीडियम से, एयर के मीडियम से, इंसेक्ट के मीडियम से, या किसी भी एजेंसी के थ्रू क्या करते हैं, वो फ्लो करते करते अपने दूसरे पेरेंट के पास जाएंगे। यही गैमिट हैं, ये पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल के गैमिट हैं। तो गैमिट फॉर्मेशन हो गया, एक गैमिट का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अब आप आगे चलिए, हम लोग देखते हैं दूसरे गैमिट का फॉर्मेशन फीमेल गैमिट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे होता है, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता कौन है। तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे जो पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल ही फीमेल पेरेंट होता है फ्लावर में। और इस पिस्टिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये पिस्टिल क्या है, ये इसका पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये सबसे ऊपर का बाइफिट पोर्शन डिस्क आकार के जो फैला हुआ है ये स्टिग्मा है। यही क्या है, पोलन ग्रेन का रिसेप्टर भी है। ये जो ट्यूबलेस सिलेंडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्टाइल है, और ये स्वॉलन पॉड जो है ये क्या है, ये कार्पेल है। बाहर से इसको कार्पेल कहते हैं, अंदर जो इसमें चैम्बर बनता है उसको लाक्यूल कहते हैं, और यहाँ पे जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं उसको ओव्यूल कहते हैं। तो कार्पल, लाक्यूल और ओव्यूल मिल करके ओवरी का फॉर्मेशन करते हैं, और ओवरी प्लस स्टाइल और स्टिग्मा मिलकर के पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसी ओवरी के ओव्यूल में यही मेन क्या है, यही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन प्राइमरी ऑर्गन है, जिसमें क्या होगा, मेगा गैमेटोजेंसिस होगा। मेगा गैमेटोजेंसिस बने ओवम फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होगा, और हमने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है, डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा था। तो अब वही चीज होने जा रहा है। अब यहां पर जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल के किसी एक सेल में वो फंक्शनल होगी, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन से 4 सेल बनेगी, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाएंगी, एक फंक्शनल होगा। वही जो एक फंक्शनल होगा वो डेवलप करके क्या बनाएगा, ओवम का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जो एक सेल, जो हेप्लॉइड एक सेल डेवलप करेगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसी एम्ब्रियो सैक में जो उसका न्यूक्लियस होता है, वह न्यूक्लियस 3 बार माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई बनाता है। इस 8 न्यूक्लियाई में से 3 ऊपर जाकर के अटैच होते हैं, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। और माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल बनेंगे, 3 न्यूक्लियस से 3 सेल बनेंगे, इसमें से 2 सेल सिनर्जिस कहलाते हैं, बीच वाला ये एक सेल है। तो ये जो ओवम जो आप देख रहे हैं, ये ओवम यही वाला रेड पार्ट है, और बीच के 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसी में जब मेल गैमिट दूसरे मेल गैमिट जब ये इससे फ्यूज करता है तो इससे पेन और पेक तथा इंडोस्पर्म भ्रूणपोष की कोशिकाएं बनती हैं, और जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। बेटा ध्यान रखो, ये एक सेल है, यही एक सेल यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब आइए, इतना फॉर्मेशन तो हो गया। अब फॉर्मेशन के बाद जब किसी भी एजेंसी के थ्रू ये पोलन ग्रेन क्या करता है, यहाँ पर इस पिस्टल के स्टिग्मा पर पहुंचता है,
तो पिस्टिल के स्टिग्मा क्या होता है, इसका रिसेप्टर होता है। ध्यान रखिएगा, ये रिसेप्टर्स कैसे आएगा, पॉलिनेशन के थ्रू आता है। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अप्रोच ऑफ पॉलन ग्रेन्स अप टू स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीसीज। उसी जाति के फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया किसी भी एजेंसी के थ्रू हो सकती है। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, सेल्फ भी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, यदि इसी फूल का यहाँ पर बनने वाला पॉलन ग्रेन्स यदि इसी फूल के इस स्टिग्मा पे आ जाता है किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन से पॉलन क्या हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन अगर उस फ्लावर के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आती है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या दूसरे प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन किसी एजेंसी के थ्रू यदि किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो भी वह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब बेटा ये पॉलिनेशन तो हो गया। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ये स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। यदि पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज के एंथर से निकला हुआ मेच्योर पॉलन ग्रेन है, तब तो क्या करेगी, यह स्टिग्मा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और न्यूट्रिशन को लेकर के यह इस पॉलन ग्रेन की वियाबिलिटी, जीवन क्षमता बढ़ जाती है और यह जर्मिनेशन की क्षमता हासिल कर लेता है, जर्मिनेट करेगा। अदरवाइज दूसरे प्लांट किसी दूसरे स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है तो ये स्टिग्मा, उसके पास हाथ पांव तो है नहीं कि मार के भगा दे, लेकिन इतना जरूर कर सकता है, इस पॉलन ग्रेन को इनहिबिटरी हार्मोन्स प्रोवाइड कर देगा जिससे इस पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी खत्म हो जाएगी और यह पॉलन ग्रेन डैमेज कर जाएगा, उसका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पहुंच जाता है तो पॉलन ग्रेन इन केस इसी स्पीसीज का है, इसी जाति का पॉलन ग्रेन है, मेच्योर है, वो भी मेच्योर है, ये भी मेच्योर है, तो इसको न्यूट्रिशन यह स्टिग्मा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और यह जर्मिनेट करेगा जिसमें पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब बनेगा तो क्या होगा, इसमें जो जनरेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो आगे रहेगा पॉलन ट्यूब के अपेक्स पर, उसके पीछे क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद यह जो ट्यूब न्यूक्लियस तो इसको गाइड करता है कि ट्यूब किधर जाएगी, और इसके बाद क्या होता है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा। किसी भी एम्ब्रियो सैक में एंट्री लेने से पहले यह जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और यह जो ट्यूब न्यूक्लियस है यह ट्यूब के फॉर्मेशन डायरेक्शन को गाइड करता है। बेटा कहा जाता है कि यह ट्यूब न्यूक्लियस क्या होगा, इधर नहीं जाएगा, यह हमेशा एम्ब्रियो सैक की तरफ जाएगा। कैसे, इसके पास आंख तो है नहीं, फिर कैसे अपना रास्ता तय करता है। तो यहाँ पर इस ट्यूब न्यूक्लियस और ये जो यहाँ पर एक सेल है, इन दोनों के बीच में कोई केमिकल ट्रांसमिशन होता है, केमिकल मैसेजिंग होती है और इसी केमिकल मैसेजिंग के द्वारा कारण क्या होता है, ट्यूब कहीं इधर या इधर नहीं जाता है, ये डायरेक्ट मूव करके सीधे एम्ब्रियो सैक के पास यानी एक सेल के पास ही जाएगा। इस टेंडेंसी को कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है। किसी विशेष केमिकल के कारण इस पॉलन ट्यूब का एक सेल की टुवर्ड्स ही मूव करना कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा और आगे जाकर के यही जो हैप्लॉइड मेल गैमीट होता है इसमें एक बार फिर से सिंपल डिवीजन होगा और 1 से 2 मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, ये दोनों में, ये टीएन का मतलब है ट्यूब न्यूक्लियस, 2 मेल गैमीट बनेंगे। अब क्या होगा, ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, चाहे सीधे चलाजा की तरफ से या माइक्रोपाइल की तरफ से या इंटीग्यूमेंट की तरफ से, 3 साइड से क्या कर सकता है, यह ट्यूब इसमें प्रवेश कर सकता है। किसमें, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में जब प्रवेश कर जाता है बेटा, तो आओ थोड़ा सा फिगर को बढ़ा करके दिखा दें। क्या होगा, जब यहाँ मेल गैमीट आएगा तो ये जो एक सिनर्जिड सेल है
यह एक मेल गैमीट को क्या करता है, इस ओवम से फ्यूज कराने में सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट मेल गैमीट का ओवम से फ्यूज करना यह फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है, पहला निषेचन। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमीट आता है, इस दूसरे मेल गैमीट को ये वाला जो दूसरा सिनर्जिट है, ये इसको गाइड करता है कि ये इस पोलर न्यूक्लियाई से आकर के फ्यूज करे। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा न्यूक्लियस है। ये तीनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। अब इस ट्रिपल फ्यूजन को सेकेंड फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो सैक में ही, फीमेल के एम्ब्रियो सैक में ही एक के बाद दूसरे फर्टिलाइजेशन का होना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और यह बेटा, यह एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब ये जो एग है वो जाइगोट बन जाता है। ये मेल गैमीट का है और ये फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज कर गए। अब क्या हो गया, अब ये डिप्लॉयड हो गया। फ्यूज करने के बाद क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। जब ये डिप्लॉयड हो गया तो ये जाइगोट हो गया। ठीक है, अब जाइगोट में क्या होगा, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं, सूत्री विभाजन होगा। और जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सूत्री विभाजन के द्वारा जाइगोट का डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना, यानी सेल के मास का बनाना, कोशिकाओं के समूह का निर्माण करना, वो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक, यह एम्ब्रियो डेवलप करके क्या करेगा, अगर मोनोकोटिलीडन का पौधा है तो उसमें क्या करेगा, केवल एक लोब बनाएगा। मोनोलोब्ड वाला क्या काम करेगा, यह कॉटिलीडन का फॉर्मेशन करेगा। और यदि डाइकोटिलीडन का प्लांट होगा तो क्या करेगा, यह एम्ब्रियो 2 लोब, यानी इस प्रकार से 2 लोब में डिवाइड करेगा। ये डाइकोटिलीडन में इस प्रकार का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, और मोनोकोटिलीडन में ये एक प्रकार के हार्ट के आकार का या स्फेरिकल कोटिलीडन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा आप देखते हैं, मोनोकोटिलीडन्स में क्या हुआ, राइस हुआ, व्हीट हुआ, और ये तो ये सब क्या है, मोनोकोटिलीडन्स हैं। और डाइकोटिलीडन्स चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है, डाइकोटिलीडन्स हैं। अच्छा, अब ये जो मोनोकोटिलीडन्स हैं, इस प्रकार से मोनोकोटिलीडन युक्त यह जो एम्ब्रियो सैक है, यही क्या होगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाहर का ये जो इंटुगमेंट है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सीड का क्या बन जाएगा, टेस्टा, आउटर कवर बन जाएगा। आउटर टेस्टा, इनर टेस्टा, ठीक है, टेस्टा या सीड का, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। अब ये सीड क्या करेगा, और बाकी ये सारी चीजें जो है ये सब ड्राई अप हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। ये जो ओवरी की बाल है, ये जो ओवरी की बाल है, ये क्या होता है, ये फ्रूट कार्प बन जाता है, फल की भित्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से इस फल की भित्ति में क्या होता है, ये सीड जो है इम्बेडेड होता है, छिपा रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी कवर्ड सीड वाले फल, और ये फ्रूट बन जाएगा, ये सब ड्राई अप हो जाएंगे। अब आगे देखिए, जब ये जर्मिनेशन होगा सीड का, तो सब जर्मिनेशन के बाद क्या करेगा, एक प्लांट बनेगा, और प्लांट में क्या होगा, कुछ समय तक के लिए ये सीड जो है लगा रह जाता है, इधर रूट बन जाएगा और इधर ये प्लांट बन जाएगा। इसको सीडलिंग कहते हैं। यही आगे चल के क्या काम करेगा, ये जो कोटिलीडन से ये रिमूव हो जाएगा और सीधा यंग प्लांट बन जाएगा। इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी लाइफ स्टोरी इसकी कंप्लीट हुई। अब आपने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें बाइपेरेंटल है, 2 पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ये गैमिट बना मेल गैमिट, इसमें ये ओवम नाम का फीमेल गैमिट बना, गैमिट फॉर्मेशन हुआ। गैमिट का फ्यूजन, गैमिट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन द्वारा होता है। यस, मियोसिस डिवीजन हुआ जिसके द्वारा गैमिट बना, यहाँ भी मियोसिस डिवीजन हुआ जिससे गैमिट बना। ठीक, इसके बाद फ्यूजन होता है, यही फ्यूजन ही क्या है, यहाँ देखिए फ्यूजन हो रहा है ना, तो ये फ्यूजन ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फ्यूजन भी हो गया, ये रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट इसका क्या बनेगा, रिजल्ट ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, पौधे बनेंगे। ऐसा पौधा बनेगा जिसमें क्या होगा कि दोनों पेरेंट का जो है उसमें ट्रेट प्रेजेंट होगा, ऑफस्प्रिंग होगा।
क्या होता है, ये स्लो होता है, थोड़ा सा मोनो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरिजन में ये स्लो होता है और लॉन्ग प्रोसेस होती है। आप खुद देख रहे हैं लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब आइए कुछ विशेष पॉइंट पर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। विशेष पॉइंट क्या है बेटा, कुछ आपके लेवल से उठ करके, कुछ आपके एनसीईआरटी लेवल का ही है। ध्यान रखिएगा, यदि फर्टिलाइजेशन न हो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक से सीड का बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक के किसी सेल से या न्यूसेलस, ये जो न्यूसेलस है, ये जो यहाँ जो सेल है, ये सब इसमें से किसी के एक्टिव हो जाने की वजह से क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाना, ये एपोमिक्सिस कहलाता है। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं और इस प्रकार से बने हुए सीड को एपोमिक्स कहा जाता है। इसको आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में देखेंगे। लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी का फ्रूट में बदलना, यह पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ओवरी से क्या हो जा रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो वह फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है और इस प्रकार की बनने की क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगर कोई आपसे कहे पार्थिनोजेनेसिस क्या है, तो आप कहेंगे कि पार्थोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच एनी ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट में सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको कंप्लीट करना है। बेटा मैं समझता हूं कि आज ये एक सेगमेंट पूरा हुआ। अब कल के डेट में हम लोग क्या काम करेंगे, हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। हो सकता है कल का वीडियो जो अगला जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो, चूंकि उसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी कवर करना है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कवर करना है। यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिले, वो भी बेहतर कर सकें, देश का भविष्य बना सकें, अपना भविष्य बना सकें। यस, इसी बात के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।